Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो अभी एग्जाम आपका 24 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए नेक्स्ट सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बच्चों आपको करना क्या है, जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और आप मुझे बताएंगे आज 24 में से आपने कितना अचीव किया है, 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। What happened to the water table of a place having drought for long period of time? अगर कहीं पर सूखा पड़ जाए लंबे समय तक के लिए तो जो वाटर टेबल होती है, वाटर टेबल बेसिकली क्या है, द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। जो यहाँ पर हमारी वाटर साइकिल से अंडरग्राउंड पानी स्टोर होता है बाय सीपिंग और परकोलेशन, तो वो हमारी वाटर टेबल सेट करता है। तो अंडरग्राउंड वाटर के वो ही जो पोर्टेबल वाटर है जिसे हम पीते भी हैं, तो पूछा जाता है कि वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग उसको क्या बोलते हैं, तो ये पोर्टेबल वाटर है जिसे हम फिर ट्यूबवेल्स और वेल्स की मदद से ऊपर लेते हैं। तो अगर कहीं पर लंबे समय तक ड्रॉट हो जाए मीन सूखा पड़ जाए, तो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट, या व्हाट हैपेंस, बेसिकली होगा क्या। इट गेट हायर, वाटर टेबल हायर हो जाएगा कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होने की वजह से, ये लोअर हो जाएगा कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होने की वजह से, या इट रिमेन द सेम, या इट गेट रिप्लेनिश, ये लगातार अपने आप को रिप्लेनिश करता रहेगा। तो क्या हो सकता है अगर लंबे समय तक सूखा पड़ जाए, जल्दी से अपना आंसर गेस करें और फिर मेरे आंसर के साथ उसे मैच करें। तो बेसिकली क्या होता है, अगर सूखा पड़ गया है और वाटर कंटिन्यूअसली जो ऑलरेडी भरा हुआ था वो वाटर सारा लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, तो आपका जो वाटर टेबल है वो लोअर हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वेल्स और ट्यूबवेल्स और हैंडपंप्स में क्या होगा, पानी आना कम हो जाएगा। तो लंबे समय तक सूखा पड़ने से वाटर टेबल में गिरावट आती है। बी इज द करेक्ट आंसर। होली संगम ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती जो कि मिथोलॉजिकल रिवर है इज हेल्ड एट उत्तर प्रदेश। गंगा का, यमुना का और जो सरस्वती है हमारी माइथोलॉजिकल रिवर, उत्तर प्रदेश में इनका एक पवित्र संगम होता है। और वो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, देवप्रयाग में, बिहार में या प्रयागराज में। तो जल्दी से बताएंगे, गंगा, यमुना का जो सरस्वती तीनों का मिलन होता है वो यूपी में कहाँ है। वेस्ट बंगाल, दो तो ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये अलग से स्टेट हैं दोनों, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए हैं क्योंकि गंगा यहाँ फ्लो करती है तो इसलिए इन्हें डाला गया है। अब आपको चूज करना है देवप्रयाग और प्रयागराज में से। तो जो होली संगम है जहाँ कुंभ मेला भी आपका लगता है, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन डी। देवप्रयाग कौन सी जगह है, देवप्रयाग पर भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। उत्तराखंड में बेसिकली जो हमारा गंगा जब बनती है, कब, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन होने से जहां से फिर गंगोत्री का गंगा से जहां पर फिर गंगा का नाम शुरू होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन है वो कहाँ होता है, देवप्रयाग उत्तराखंड में, देवभूमि। तो बी इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए, जब ये पूछा जाए कि देवप्रयाग में क्या होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं और वहीं से गंगा का उद्गम होता है। तो प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर है। तो डी आपको याद रखना है, ये किसके लिए, ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलन के लिए है। और जब गंगा, यमुना, सरस्वती यूपी में एक जगह मिलती है वो है प्रयागराज, इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किमोनो इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच कंट्री। किमोनो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जीके में पूछा जाता है। कहाँ पहनी जाती है ये ड्रेस, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंग्लैंड। तो क्या करेक्ट आंसर है इसका, जल्दी से बताएंगे। किमोनो पहने जाते हैं कहाँ, जापान में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। The reason of the vertebrate eye where optic nerve passes out the retina is called dash. Very important question from light chapter. Basically जो आपका eye होता है, like this is iris, दिस इज प्यूपिल, और यहाँ जहाँ आपकी इमेज बनती है, जहां से आपकी सारी नर्व पास होती हैं, तो दिस इज योर रेटिना, जहां पर हमारी सारी ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स होती है दैट कैरी द मैसेज टू द ब्रेन। तो जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व है,
ऑप्टिक नर्व हमारी आई सेंस ऑर्गन जो है, हमारा आई उसकी मेन नर्व है जो इमेज का मैसेज लेके जाती है टू द ब्रेन। तो जहां वो रेटिना से पास होती है वहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती है और उसी में पोर्शन को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, जहां से वो निकल कर चलती है। तो वो रीजन होता है आंख में जहां से ऑप्टिक नर्व पासेज आउट होती है रेटिना से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसी स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है और बच्चों ये हर लेवल के एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। डैश इज अ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। आपने देखा होगा कि जो हमारा स्किन का पिगमेंट होता है मेलानिन, वो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं कहीं पर बहुत कम, और उसकी वजह से आपको अपने स्किन पर डिफरेंट पैचेस नजर आते हैं। लाइक आपने देखा होगा कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनके बॉडी पर स्किन के लाइट लाइट से पैचेस होते हैं, पिगमेंटेशन की एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। लाइक आईज के ऊपर, फोरहेड पर, हैंड्स पर या पूरी बॉडी पर, कहीं कहीं पर नॉर्मल स्किन, कहीं कहीं पर बिल्कुल व्हाइट। तो पिगमेंटेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, कहीं पर बहुत कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, रूमेटॉइड पिंक आई विटिलिगो एथलीट फुट। बेसिकली ये एक जेनेटिक कंडीशन भी है। तो रूमेटॉइड तो आपका जॉइंट्स के पेन को कहा जाता है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। पिंक आई आपका एक इन्फेक्शन है, एलर्जिकल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। यहाँ मैंने आपको बताया था एथलीट फुट हमारा क्या होते हैं, फंगस से लगने वाले रिंग वर्म होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या बनता है, विटिलिगो। ये हमारी स्किन की एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन मींस 2024 के लिए, तो ज्योमेट्री स्कूल का हॉस्टल बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च से। आप सबके ये एग्जाम कवर हो जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा, फिर आपके जो है 1 मार्च से हम नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। सीट्स ओनली 100 है, तो आप जल्दी से एक बार हॉस्टल को विजिट करें, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें कि आपकी परफॉर्मेंस अभी कैसी है। हॉस्टल में आके आप फैसिलिटीज चेक कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप काफी दूर और अभी आना नहीं चाहते हैं विंटर्स में, तो आप इस नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं तो आप अपना सारी चीजें जानकर, कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे महा मॉक कब स्टार्ट होते हैं, डेली मॉक में कब सिलेबस पूरा हो जाता है, तो सारी जानकारी आप इस नंबर से ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। कल ही मैंने आपको समझाया था हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हमारा हार्ट होता है जो कि हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, ब्लड जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, और ब्लड फ्लो करने के लिए हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं, लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर कौन से सब्सटेंस है जिसको हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, या ऑल आर द अबव, सारे ही करेक्ट है। ऑब्वियसली हमारे ब्लड में आरबीसीज कैरी करके लेके जाती है हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को। बताया गया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो अपने हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं, वो अपने टारगेट साइट से ब्लड की मदद से पहुंचते हैं। और जो भी आप फूड खाते हैं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, और विलाई में ब्लड वेसल्स होती हैं जहां से ये ब्लड वेसल्स की मदद से जितने भी ऑक्सीजन कंपोनेंट, जितना भी आपने उसमें से फाइबर लिया है, का ग्लूकोज, सब कुछ आपके ब्लड में आ जाता है। तो ये सारी चीजें ही कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। और ब्लड इसीलिए हमारी बॉडी का क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता है ये एक नेटवर्क है, कनेक्टिव टिश्यू है और लिक्विड है क्योंकि ये फ्लो करता है। और टिश्यू किस लिए है, क्योंकि ब्लड के अंदर वेरियस टाइप्स की सेल्स होती हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और आपको पता है कि टिश्यू हम उसे ही बोलते हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो ब्लड खुद बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है, इसलिए ये टिश्यू है। तो आपको ध्यान रखना है सर्कुलेशन में सब कुछ ब्लड ही कैरी करता है। Who was the first president of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, वोमेश चंद्र बैनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले थे, दैट इज वोमेश चंद्र बैनर्जी। सी इज द करेक्ट आंसर। वाई डू वी कीप अवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम अपना फूड जो हमारा बच जाता है, रेस्ट ऑफ द फूड होता है, हम उसे फ्रिज में क्यों रखते हैं।
क्यों लो टेम्परेचर इनहिबिट कर देता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को, या एनहांस कर देता है, या दोनों ही करेक्ट है, या सारे ही ऑप्शन करेक्ट है? तो बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर होता है, हम अपने फूड को जब नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो आपको पता है वो 4 to 5 आवर्स के बाद स्पॉइल होने लगता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में हमारे जो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो उसको स्पॉइल करने लगते हैं। इसी के लिए या तो हम उसे बार बार गर्म करते हैं, हीट देते हैं उसको, या दूसरा हम क्या करते हैं उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते। इनहिबिट मतलब स्टॉप, और वो उनकी कोल्ड टेम्परेचर लो टेम्परेचर उसको क्या करता है आपको पता है, जैसे हमारा फ्रिज का टेम्परेचर 0 to 6 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें हम अपने फूड को काफी लंबे समय तक 2-3 दिन तक अपना स्टोर करके भी खा लेते हैं। तो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब को ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। इसलिए हम अपने फूड को हीटिंग मेथड के साथ साथ कूलिंग मेथड से भी स्पॉइल होने से बचाते हैं, मींस प्रिजर्व करते हैं। और इसी टेक्निक को फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है, कि आपके पास फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। हीटिंग कर सकते हो, कूलिंग कर सकते हो उसको, कुछ उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम बेंजोएट इज अ वैक्सीन है, कोई कोई फूड प्रिजर्वेटिव है, या कोई एंटीबायोटिक है, या पेस्टिसाइड है? तो अगर हम सोडियम बेंजोएट की बात करें, और इसी के साथ मैं आपको एक नाम और देती हूँ, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। जब भी आप कभी जाएंगे शॉपिंग करने तो वहां पर आप ये दो छोटे छोटे बॉक्सेस रखे देखेंगे, या तो उसके ऊपर सोडियम सॉल्ट की तरह ही होता है, क्योंकि ये सॉल्ट ही है एक तरह से, तो वहां पर या सोडियम बेंजोएट की शीशी आपको दिखाई देगी प्लास्टिक बॉक्स, या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का। और ये क्या है, ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव हैं, दोनों ही केमिकल मेथड है ये आपका। जब आप अपने पिकल्स बनाते हो, आपने दादी नानी को देखा होगा जब वो नींबू का या आम का पिकल तैयार करती है रो मैंगोज से, तो वो सॉल्ट और ऑयल के साथ, क्योंकि सॉल्ट भी क्या है फूड प्रिजर्वेटिव है, ऑयलिंग भी क्या है फूड प्रिजर्वेटिव में हेल्प होता है, एडिबल ऑयल, हम मस्टर्ड ऑयल डालते हैं उसमें, सरसों का तेल। इसी तरह आप ये केमिकल भी ऐड कर सकते हो जो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव आपके सॉस और इन सब जैम में ऐड किए जाते हैं। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी? वेरी सिंपल क्वेश्चन बट रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। हमारी बॉडी की सबसे लंबी जो बोन है वो कौन सी है? तो पहले तो इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। जो हमारी थाई बोन होती है वो सबसे लंबी है और उसका नाम क्या है? फेमिर बोन। तो ये पूछ लिया जाता है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट भी, स्मॉलेस्ट बोन को हम कहते हैं स्टीपेस, या इसे स्टायरअप भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर स्टायरअप आ गया। और ये कहाँ होती है? ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे कान में होती है। इसके साथ दो बोन और होती है, इनकस और मैलस और स्टेपिस, तीन बोन होती है ये स्टायरअप। ईयर में हमारी सबसे छोटी बोन है और सबसे लंबी बोन हमारी फेमर बोन होती है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रवासी भारतीय दिवस इज नेम्ड आफ्टर हुम? कल ही मैंने आपको 9 जनवरी के बारे में बताया था, जब मैं आपको डेज पढ़ा रही थी कि साउथ अफ्रीका से कौन लौट कर आए थे 1915 में। तो हम उन्हीं को याद करने के लिए उसी दिन नॉन रेजिडेंट इंडियन डे बनाते हैं, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए थे। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पूछ लिया जाता है कि किसके उससे बनाया जाता है, तो महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है। Which substance act like a fuel in driving the body? Very important, very interesting question. हमारी बॉडी में बॉडी को ड्राइव करने के लिए, उसको एक्टिव बनाए रखने के लिए एज अ फ्यूल, क्योंकि आपको पता है गाड़ी को चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए हमें ईंधन ऐड करने होते हैं जो फ्यूल की तरह वर्क करके लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? मिनरल्स, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, या वाटर? तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी सब्सटीट्यूएंट्स हैं, जिसका सबसे मेन एग्जांपल होता है ग्लूकोज। जैसे आप चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, ये आपका डेली मील है इंडिया में, या तो कोई चपाती खाएगा या राइस खाएगा। तो इसको खाने से आपको स्टार्च लेते हैं, और स्टार्च का डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज से ही आपको अपनी बॉडी को चलाने के लिए क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इसी एनर्जी को आप
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसी एनर्जी से हमारी बॉडी सारे वर्क करती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का क्या है, फ्यूल है। फ्यूल क्या है, एनर्जी जो दे। तो सी, जो भी आप ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जितना भी आप लेते हैं सारा, माइलोज, अमाइलो पैक्टिन, सब कार्बोहाइड्रेट है और ये एनर्जी गिविंग फूड भी है। तो आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। बच्चों, अगर आप ऑफलाइन रहकर तैयारी नहीं करना चाहते और घर रहकर ही ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ज्योमेट्री स्कूल का अपना स्टडी किट भी है, जिसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। www.geometryschool.in को आप विजिट करें गूगल क्रोम पर और आपको दिखेगा, वहां पर हम इन सब की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें आपको वीडियो कोर्स मिलेगा। अगर आप वीडियो कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लाइव क्लासेस भी चाहिए, तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। आपको पूरे साल लाइव क्लासेस मिलेंगी डेली एक्सपर्ट टीचर से, और ये सारी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। आप क्विजेस कोर्सेज भी अलग से खरीद सकते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स नहीं लेना, क्विजेज ही लेना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर लगाना चाहते हैं, तो आप ये सब भी परचेज कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर करें वेबसाइट पर, और अगर आपको इसमें कोई इश्यू आ रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टॉक फार्मिंग? प्लांटेशन की कोई एक्टिविटी है, फार्मिंग, अपने परिवार के लिए फार्मिंग करना, उसे स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। कैटल को रियरिंग करना या कैश क्रॉप को बड़ा करना। तो स्टॉक्स होते हैं बेसिकली लाइव स्टॉक भी आप इन्हें बोल सकते हैं, या स्टॉक ये होते हैं आपके कैटल्स। जो लोग एनिमल हस्बेंड्री में कैटल्स को पालते हैं, डेयरी ओपन करते हैं, उनको फोडर प्रोवाइड करते हैं, फिर वो आपको फूड देते हैं, तो कैटल रियरिंग को ही स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। जैसे विलेजेस में ये बहुत पॉपुलर है, गाय को, भैंस को, इन सबको रियर करना, फिर इन्हें फोडर प्रोवाइड करना, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आप यहाँ पर जो मेल्स हैं उनको अपनी फार्मिंग में यूज करते हैं, जो फीमेल्स हैं वो आपको मिल्क प्रोडक्ट देती हैं। तो कैटल रियरिंग को ही लाइव स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। Of all microorganisms, the most adaptable and versatile are, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को अडेप्ट भी कर लेता है और बहुत ज्यादा वर्सटाइल भी है? आपको पता है ये जिस बॉडी में जाता है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, और ये फंगस है, एल्गी है, या बैक्टीरिया है, वायरसेस। तो ये है हमारे वायरसेस, जो बेसिकली एनवायरमेंट में तो क्या है, नॉन लिविंग होते हैं, इसीलिए हम इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। और जैसे ही ये अपनी होस्ट बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो होस्ट बॉडी क्या, जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस है वो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो एनिमल को, और ये क्या है, बैक्टीरिया, माइक्रोब को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इन्हें अपनी होस्ट बॉडी मिल जाती है, ये उसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कराने लगते हैं, इसलिए क्या है, मोस्ट अडेप्टेबल और वर्सटाइल है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज, आपने सुने होंगे बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट जैसे इनके पास आता है अपने नाइट्रोजन कंटेंट के लिए, ये उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। तो पहले तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, और जैसे ही वो आ जाता है फिर अपनी लीव्स, इनका पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये उसमें उन्हें बंद कर लेते हैं। तो इन्हें इंसेक्ट कैचिंग प्लांट्स कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, नेफेंथीज, स्माइलेक्स, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, नेरियम? तो बेसिकली जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है वो है आपका नेफेंथीज, जैसे आपका पिचर प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस होते हैं ये, एक पिचर प्लांट भी इसका मेन एग्जांपल है। पॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जैसे इस पे कोई भी इंसेक्ट आता है ये उसको ट्रैप कर लेता है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिगार्डेड एज प्लांटेशन क्रॉप? किस क्रॉप को प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे आप? जो एक ही जैसी क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप लगाई जाती है फॉर मनी मेकिंग, कोकोनट, टी, शुगर केन, या ऑल आर करेक्ट? तो ये हम क्या घर में तो यूज करेंगे नहीं इतना, तो ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। तो गन्ना भी हम क्या करते हैं, अब कैश बनाने के लिए यूज करते हैं, टी की खेती जो की जाती है वो भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, और कोकोनट भी। तो सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं, प्लांटेशन क्रॉप के हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट डे, 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं एज एंटी पोलियो डे, एंटी ट्यूबरक्लोसिस डे, एड्स डे, या नन ऑफ दीज? तो बेसिकली आप इसको 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी कहते हैं, क्योंकि टीबी क्या है, टीबी एक खतरनाक बीमारी है जो आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस को खराब करती है, जिसमें आपके लंग्स में कफ जम जाता है बहुत ज्यादा। तो इसे हम लोगों को एनकरेज करने के लिए कि किसी भी तरह का स्मोकिंग करना या कुछ भी
खाना उल्टा सीधा जो चीजें जो होती हैं वो क्या करती हैं, टीबी कॉज करती हैं। तो लोगों को इस चीज के लिए एनकरेज किया जाता है, इनसे होने वाली बीमारियों के लिए उन्हें अवेयर किया जाता है। तो इसके लिए 24 मार्च को हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या एंटी ट्यूबरक्लोसिस डे बनाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम विच सोर्स डज ऑल द एनर्जी इन फूड चेन ओरिजिनेट। आप जानते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड हैं। और डिपेंड कैसे हैं, फूड चेन से। जैसे सबसे पहले हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, फिर उनको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स होते हैं, फिर उसी के बाद आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उन सबको किल करके खत्म करने वाले डेट्रिवॉइड्स होते हैं। तो ये पूरी फूड चेन होती है, और इसी में सब फिर एक दूसरे से लिंक रह के फूड वेब बनाते हैं। तभी हमारा इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है। तो जो सबसे पहली एनर्जी सोर्स है, जो प्रोड्यूसर खाना बनाएंगे सबसे पहले, तो उनके लिए जो एनर्जी सोर्स मेन है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, प्लांट से, सन, मून या इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो बच्चों देखो, ये तो दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बात आती है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके कौन है, प्लांट्स है। लेकिन प्लांट्स आपको पता है दे आर ऑटोट्रोपिक, और ऑटोट्रोपिक होने के कारण वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और उसके लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। और उस रॉ मटेरियल में एनर्जी आती है कहाँ से, फ्रॉम सन। क्योंकि सन से ही उनका क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एब्जॉर्बिंग एक्टिव होता है। तो जो प्राइमरी सोर्स है अर्थ पर एनर्जी का, वो सबसे पहले सन है। तो इसीलिए सन हमारी किसी भी फूड चेन की ओरिजिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्लांट नहीं चूज करना है, प्लांट को भी रॉ मटेरियल चाहिए जो सन है, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो प्राइमरी सोर्स फूड चेन का सन है। बी इज द करेक्ट आंसर। हु स्लोगन वाज जय जवान जय किसान। किसने कहा था ये स्लोगन, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो किसका है ये जय जवान जय किसान आपका, ये है स्लोगन लाल बहादुर शास्त्री का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ डे, एवरी ईयर एक इंटरनेशनल या नेशनल डे आपका आता ही है। तो जो हम इसमें अपना वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय, वो एवरी ईयर कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। और ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपोर्टेंट डे है, आ जाता है। WHO की तरफ से ये एवरी ईयर 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। Which of the following act as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun। हर बार यूवी रेडिएशन को लेके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि जो आपकी शील्ड एब्जॉर्बिंग लेयर है, जो आपको सन से आने वाली खतरनाक यूवी रेज से बचाती है, जो कि कैंसरस रेज होती है, लाइक आपने ओजोन होल के बारे में सुना होगा, तो जो आपकी स्किन पर कैंसर कोज कर सकती है, तो वो शील्ड एब्जॉर्बिंग शीट क्या है, दैट इज ओजोन लेयर। तो बच्चों अगर ओजोन लेयर ऑप्शन ना स्ट्रेटोस्फेयर आए तो ये भी करेक्ट है। किस तरीके से, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है, उसमें शुरू होते ही सबसे पहले एक लेयर आती है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। तो अगर ओजोन लेयर ऑप्शन नहीं होगा तो स्ट्रेटोस्फेयर होगा, उसके अंदर ये होती है। तो ओजोन लेयर वो प्रोटेक्टिंग शील्ड है जो हमें सन से आने वाली खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, क्योंकि आपसे उस पर्टिकुलर शील्ड का नाम पूछा है, वो है आपकी ओजोन परत। हिंदी में इसे ओजोन परत कहा जाता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, आपने सुना होगा गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलकर डेल्टा बनाती हैं, कहां पर, वेस्ट बंगाल में। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा से निर्माण होता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का, जहां पर हाईली वेजिटेटिव एरिया पाया जाता है। जब हमारी नदियां क्या होती हैं, तेज आने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे मुहानों में टूट जाती हैं, और यहाँ का एरिया बहुत ही फर्टाइल एरिया बन जाता है। तो इसी तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा बनता है, वो कहाँ बनता है, वेस्ट बंगाल में। इन दोनों का संगम वहां होता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व फिर वहीं पर है। डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें टाइगर्स और बहुत अच्छा वेजिटेशन पाया जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन लेयर किसे रेस्ट्रिक्ट करती है, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक नंबर आपका ये फिर से बन गया। ओजोन परत हमें बचाती है इंफ्रारेड से, एक्सरे और गामा रेज से, यूवी रेडिएशन से, विजिबल लाइट से। तो ये सन से आने वाली वेरियस रेडिएशन है, लेकिन ओजोन परत हमें सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है, जो नहीं तो अगर ये पड़ती है तो स्किन कैंसर कोज होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
वाटर एग लेइंग एनिमल्स नोन एज, अंडे देने वाले जानवरों को किस कैटेगरी में कहा जाता है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, रेप्टाइल्स या ओविपोरस? तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं वो आपके एक प्रोसेस में और डिवीजन किया जाता है, या तो वो ओविपेरस होते हैं या वो विवीपेरस होते हैं। जैसे आपने कुछ एनिमल्स के तो डायरेक्ट बेबीज को देखा होगा, कुछ के आपने पहले अंडे देखे होंगे, जैसे लिजर्ड होती है आपकी, इसी तरीके से आपकी यहाँ पर बर्ड्स होती हैं। लेकिन आपने विवी पैरस को देखा होगा, जैसे मंकी हो गया आपका, कैट के किटन्स आपने देखे होंगे, डॉग के पपी देखे होंगे, तो वो जानवर सब विवी पैरस की कैटेगरी में आते हैं। तो ओवी पैरस कौन है? एग लेइंग एनिमल, जन अंडे देने वाले जीवों को ओवी पैरस कहा जाता है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जीवों को जन्म देते हैं, वो यहाँ पर क्या कहलाते हैं? विवी पैरस कहलाते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड डैश। बच्चों आपने कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आपका मॉस्किटो आपने देखा होगा, बटरफ्लाईज आपने देखी होंगी, सिल्क मोथ आपने देखा होगा, और सबसे मेन फ्रॉग। क्या कभी आपने देखा है कि जब फ्रॉग अंडे देता है तो अंडे देने के बाद वो क्या करता है? थाउजेंड्स ऑफ अंडे लिबरेट करता है, फीमेल एग, फीमेल फ्रॉग जो होती है, और उसी में से फिर लार्वा निकलता है, लार्वा का टेडपोल बनता है, टेडपोल से आगे चल के एक अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये पूरी एक साइकिल होती है। इसी तरह बटरफ्लाई में पहले एग्स होते हैं बहुत छोटे, फिर उनसे लार्वा बनता है, लार्वा से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा, और फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो ये सारी चीजें आपने देखी हैं। लेकिन ये प्रोसेस क्या कहलाता है कि जो लार्वा से एडल्ट बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ये डेफिनेशन भी होती है, द ड्रास्टिक चेंज ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस या एडल्ट का फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स में या आपने फ्रॉग्स में देखा होगा, हार्मोन लिबरेट होते हैं और वो लार्वा से टेडपोल बनते हैं, टेडपोल से फिर वो फ्रॉग बनते हैं। इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। So student, these were your today's 25 question. I hope you liked all these question. Questions अच्छे लगे तो reply करें और अपना स्कोर जरूर बताएं कि 25 में से आज आपने कितना गेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि अब ऑल इंडिया सैनिक तक हम आपकी सारी तैयारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।